बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिजीज़ या नफसियाती उलझनें या नफसियाती बीमारियां क्या होती हैं, कब किसी नफसियाती उलझन को बीमारी कहना चाहिए और कब हमें इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। एक साइकोलॉजिस्ट उर्दू में माहिर नफ्सियात को कहते हैं, जिसने इल्म नफ्सियात पढ़ा होता है ख़ास लेवल तक और उसको प्रैक्टिस करने का, लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करने का और लोगों को उनकी मुश्किलात से निकालने का वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है और ये वो सर्विसेज दे रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं, डॉक्टर उनको नहीं कहा जाता। जबकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में करते हैं और ये लोग मेडिसिन्स देते हैं, मेडिसिन्स के ज़रिए इलाज करते हैं। जनरली ये लोग आपकी नफसियाती उलझने सुन के आपकी कुछ हद तक काउंसलिंग भी करते हैं और बुनियादी तौर पर इनका काम है कि मेडिसिन्स देना, ऐसी मेडिसिन्स देना जिससे आपको जहनी उलझन को आफाका हो। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन्स नहीं देते। आम ज़ुबान में ये कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बातों से इलाज करते हैं और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो दवाइयों से इलाज करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी दवाई खाने की नौबत ना आए, पहले हम अपना बगैर दवाई के इलाज कराएं और दवाई को एक आखिरी हद पे जाकर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस प्रोसेस को कैसे करना चाहिए, क्या समझना चाहिए और नफसियाती उलझने बीमारियाँ क्या होती हैं। इल्म नफ्सियात का मानना है कि हर इंसान किसी न किसी नफसियाती उलझन से गुज़र रहा होता है, जिसको इल्म नफ्सियात में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैं इसको नफसियाती उलझन कहता हूँ। चूँकि हम इंसान हैं, हम नफ्स हैं, इल्म नफ्सियात हमारे बारे में जो इल्म है उसे कहते हैं। तो जहाँ इल्म नफ्सियात उस वक्त से है जब से इंसान है, नाम इसका कुछ मुख्तलिफ होता था या नाम नहीं होता था, ये इल्म तो हमेशा से मौजूद था। तो जहाँ नफ्स होंगे, इंसान होंगे, जहाँ इंसान आपस में मिलजुल के सोसाइटी में रहेंगे, दुनिया के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तजर्बात करेंगे, वहाँ नफसियाती उलझनों का पैदा होना एक फ़ितरी बात है। तो हर इंसान किसी न किसी अपनी लाइफ की स्टेज में नफसियाती उलझनों से गुजरता है। एक फेज़ में डिस्टर्ब होता है, फिर ठीक हो जाता है, बाज़ को ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक होने में, बाज़ को कम हो जाता है। तो एक आम आजकल तर्ज है कि इंटरनेट अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। हाँ, लोग क्या करते हैं कि अपने नफसियाती मसले को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। गूगल के ऊपर ज़ाहिर है सारा इंटरनेट पे इल्म मौजूद है, इल्म नफसियात, और हम जो भी इंसान उसके ऊपर सर्च करेगा तो उसको जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, इलामात, सिम्टम्स होते हैं, जनरली वो कॉमन होते हैं। एक इल्म नफसियात यानी साइकोलॉजिकल डिजीज़ की इलामात और एक जादू जिन्नात की इलामात, ये ऐसी इलामात होती हैं कि कोई भी शख्स ये इलामात देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा तो वो कहेगा कि मुझ में तो ये सारे मसाइल मौजूद हैं क्योंकि मुझ में ये इलामात मौजूद हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं होता। इलामात की क्लासिफ़िकेशन होती है, कितने अरसे तक वो इलामात आपके अंदर हैं, वो इलामात आपकी ज़िंदगी के किस किस एस्पेक्ट को डिस्टर्ब कर रही हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें मिल के इल्म नफ्सियात किसी नतीजे पर पहुंचता है कि आपको ये डिसऑर्डर, ये नफ्सियाती उलझन है, इसको बीमारी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। वरना हर इंसान इस दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों से मुतासिर होता है, हर इंसान नफ्सियाती मरीज़ नहीं होता। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपको समझाना चाहूँ कि आपकी कोई ऐसी नफसियाती उलझन है जिसको आप कभी कभी सोचते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक होनी चाहिए, तो ये सबसे इनिशियल स्टेज है। अव्वल तो यहीं पे इसका इलाज होना चाहिए। फिर एक स्टेज आती है कि जब ये नफसियाती उलझन आपकी किसी भी किस्म की हो, वो इतनी बढ़ गई है कि वो आपके हर वक्त आपके जहन पे सवार रहती है, तो ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो गई है। फिर और आगे चलें कि आपकी वो नफसियाती उलझन, वो आपकी सोच में फंसी हुई जो चीज़ है, आपके सोच का जो महवर है, उसने आपके काम को मुतासिर करना शुरू कर दिया, उसने आपकी नींद को मुतासिर करना शुरू कर दिया है, उसने आपकी सेहत को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। तो ये एक और आगे की स्टेज आ गई। यहाँ पे तो हर शख्स को लाजमी अपना इलाज कराना चाहिए, बल्कि इस स्टेज से बचना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारे आसपास वालों की लोगों की ज़िंदगी हमारी इस नफसियाती उलझन से मुतासिर ना हो।
और अगर इस स्टेज पर भी इसका इलाज ना कराया जाए और ये बढ़ती चली जाए तो एक वक्त आता है जब हम गिर जाते हैं, जब हम बिल्कुल ना अपने रिश्तों को वक्त दे पा रहे होते हैं, ना हम सो रहे होते हैं, ना हम खा रहे होते हैं, सेहत गिर रही होती है, और जो हम काम कर रहे होते हैं वो काम करना भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हमें अपनी ज़िंदगी हर तरफ से बंद नज़र आना शुरू हो जाती है और हमारी सहता डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे आखिर स्टेज है, इससे ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि इंसान यहाँ तक पहुँचे। अब ये नफ्सियाती उलझनों का हमने एक डेवलपमेंट देख ली कि कैसे कैसे डेवलप होकर किस स्टेज तक जाती है। अब इनका इलाज जो है वो इसी तरीके से होता है। सबसे पहले जो बुनियादी इलाज होता है किसी भी चीज़ का वो होता है काउंसलिंग, किसी को समझाना, गाइड करना, सेल्फ डेलिब्रेट करना। ये काउंसलिंग जो हमारे नफ्सियात करते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग कर रहे होते हैं। हमारे वालिदैन भी हमारी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त भी कर रहे होते हैं, हमारे जहाँ हम काम करते हैं हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स कर रहे होते हैं, हमारे बॉसेस कर रहे होते हैं, हमारे कुलीग्स भी कर रहे होते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स भी कर रहे होते हैं। हर इंसान जो एक सोशल लाइफ में रहता है वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी की काउंसलिंग कर रहा होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ तो बुनियादी चीज़ तो ये है। काउंसलिंग कोई आपकी तब कर पाएगा जब आप किसी से अपनी मसले को शेयर करेंगे। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई जान नहीं सकेगा और आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। अपने करीबी, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों से आप शेयर करें जिनको आप अच्छा समझते हैं, खैर ख्वाह समझते हैं, तो आप किसी न किसी हद तक आपकी काउंसलिंग कर देंगे। वो मशवरा देना, गाइड करना, ये भी काउंसलिंग होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है जिसको कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज़, यानी किसी को एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है। कोपिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरह की होती हैं? ये ज़ाहिरी आपकी रूटीन की मैनेजमेंट या लाइफ डिसिप्लिन को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाएगा कि आप खुराक ऐसे खाएं, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, बेड पे इस वक्त जाएं, इस वक्त उठें और ये कंस्ट्रक्टिव काम करें, नमाज़ पढ़ें, गार्डनिंग करें, इस तरह की चीज़ें ये जो होती हैं इनको कोपिंग स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। ये कोपिंग स्ट्रेटजीज़ भी नेट पे बेशुमार अवेलेबल होती हैं। जो इंसान इनिशियल स्टेजेस पर है वो खुद अगर समझ ले और सीरियस होकर अपना इलाज करना चाहे तो कोपिंग स्ट्रेटजीज से वो अपनी चीज़ को सॉल्व कर सकता है। जो शख्स कोपिंग स्ट्रेटजीज से भी इस चीज़ को हल ना कर पाए, फिर कुछ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, माइंड एक्सरसाइजेज इनको कहा जाता है। माइंड एक्सरसाइजेज के ज़रिए कोई भी इंसान अपना खुद से अपने आप को एक्सरसाइज करके, माइंड एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सकता है। ये इससे नेक्स्ट फेज़ आ गई इलाज की। जिस तरह हमारे इस चैनल पे हम बहुत सी माइंड एक्सरसाइजेज, सेल्फ हेल्प माइंड एक्सरसाइजेज बताते हैं जिसमें तमाम नफ्सियाती उलझनों के हल होते हैं। ये चीज़ करके इंसान अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। इसके लिए आपको विल चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और अपने ठीक होने की इरादा और वो जोश चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान या तो सुस्ती में कि ये एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता, सुस्ती इंसान के अंदर फितरी तौर पर है, इसे ओवरकम करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो सुस्ती की वजह से नहीं कर पाते, या बाज़ लोग जो हैं जिनकी डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा होती है वो ख़ुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को अगली स्टेज पर जाना पड़ता है, उनको किसी माहिर नफ्सियात से अपना इलाज कराना पड़ता है। एक्सक्यूज़ मी, चाहे वो इलाज किसी माहिर नफ्सियात से ऑनलाइन करें, ऑन कॉल करें, या किसी के ऑफिस क्लिनिक जाके फ़ेस टू फेस अपना इलाज कराएं। साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराने से जो आप ख़ुद नहीं कर पाते वो किसी दूसरे से इलाज करा लें, माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट से इलाज करा लें। तो साइकोलॉजिस्ट के कुछ सेशंस होते हैं जो आपको तरतीब से लेने पड़ते हैं और आप अपनी उस उलझन से, अपनी जो ज़ीरो लाइन होती है जिससे नीचे होते हैं, आप उससे ऊपर आ जाते हैं और वहाँ से अपनी ज़िंदगी आप खुद आगे चला सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, कुछ अगेन एक्सरसाइजेज छोटी मोटी कराते हैं आपको, और आपको कुछ होमवर्क करते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं, जिससे यानी कि वो लाइफ डिसिप्लिन जो आप खुद नहीं कर पा रहे होते वो आपको डिसिप्लिन इंश्योर करके आपसे फीडबैक लेते हैं। वो एक्सरसाइजेज जो आप खुद नहीं कर पा रहे होते आपसे कराते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, थेरेपी करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, इससे आप ठीक होते हैं। उसके बाद एक और एडवांस तरीका होता है इससे, जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं, यानी हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म की बुनियाद पर एक काबिल हिप्नोटिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट आपको ट्रांस में ले जाके, आपको हिप्नोटाइज करके आपके लाशऊर से आपके मसाइल की रूट कॉजेज़ जो होती हैं उनको ख़त्म करता है और इससे आप ठीक हो जाते हैं। ये बहुत एक फ़ास्ट और इफ़ेक्टिव तरीका इलाज है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास के बाद हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, हिप्नोथेरेपी के ज़रिए अपना इलाज कराया जा सकता है। हिप्नोथेरेपी जो है नॉर्मल साइकोलॉजिकल थेरेपी से बहुत तेज़ और बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी ने ये चीज़ भी अवेल नहीं की, ये काम भी नहीं किया उसने, तो फिर और उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है,
और वो गिर गया है और वो इस काबिल भी नहीं रहा कि वो खुद अपना इलाज कराए, किसी को बताए, तो फिर या तो वो खुद जाए या कोई और उसको लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगा जो एक MBBS डॉक्टर होगा। ये आखिरी हद होती है जहाँ आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं, मेडिसिन्स के ज़रिए आपके जहन में डिस्टर्बेंस के जो साइकिल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है। और ये मेडिसिन्स कुछ लंबे दौराने के लिए खाई जाती हैं, मिनिमम मंथ्स तक होती है, मिनिमम 6 मंथ्स तक होंगी, बाज़ लोगों को ज़्यादा खानी पड़ती हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि ये स्टेज आपकी ना आए। मेडिसिन से भी, जो लोग ये खाने वाली मेडिसिन से भी आगे चला जाए, जो बिल्कुल ही अपने होशो हवास में ही नहीं है, तो फिर उससे भी आखिरी इलाज मेडिसिन की भी एडवांस स्टेज, इंजेक्शन, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए आपको सुला कर रखा जाता है, आपका वो साइकिल तोड़ा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको उससे ग्रेजुअली उससे निकाल के आगे ले आया जाता है। तो ये तरीका होता है इन चीज़ों का इलाज का और साइकोलॉजिकल डिजीज़ को समझने का और इलाज करने का। अब आपने ख़ुद ये चीज़ समझनी है और अपने आप को इलाज कराना है कि किस स्टेज पे आप किस तरीके से अपना इलाज करना चाहते हैं। एक आखिरी बात, अक्सर लोग जो अपने नफ्सियाती मसाइल, नफ्सियाती उलझनों का ज़िक्र करते हैं दूसरों से, दूसरे लोग उनको ये मशवरा देते हैं कि जी आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसको समझें, तफसीर पढ़ें तो आप ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज में हर चीज़ का इलाज है, कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन नमाज और कुरान जो है वो इलाज से ज़्यादा बढ़कर वो परहेज़ है। ये हमें आम ज़िंदगी में करना चाहिए। तवक्ल, रज़ा, कनात करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, ताकि हम नफ्सियाती उलझनों, नफ्सियाती बीमारियों की तरफ जाएं ही ना और ये बीमारियां हमें हों ही ना। लेकिन जब किसी को नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती उलझन हो जाती है तो वो ख़ुद से नमाज और कुरान से अपना ये वाला इलाज नहीं कर पाता। ये बहुत शुरू की स्टेज में होता है जब कोई इंसान कर पाता है। हमारे यहाँ लोग साइकोलॉजिकल अपनी उलझनें, डिजीज़ किसी से डिस्कस ही नहीं करते, या वो डिस्कस भी उस स्टेज पर जाकर करते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी होती है। तो वहाँ पे कोई भी इंसान अपना इलाज उस तरीके से ख़ुद से नमाज, ज़िक्र, अज़कार, कुरान पाक से नहीं कर पाता। तो ये मशवरे जिनका नफ्सियाती उलझन ज़्यादा हो चुकी हो, उनको ये मशवरे नहीं देने चाहिए, और जो देते हैं वो प्लीज़ ना दिया करें। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि दीन को फॉलो करने में और उसके रास्ते पे चलने में हर किस्म की बीमारी से हिफाजत है और शिफा भी है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो लोग जो दीन को बाकायदगी से फॉलो करते हैं, हम बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं जो आजकल ज़माने में एक टैबू बन गया है, हम एक मौलवी की बात करते हैं। मौलवी हजरात जो होते हैं उनमें आज तक किसी ने, और उनमें हज़ार बुराइयां हो सकती हैं, बाज़ लोगों में होती भी हैं, लेकिन नफ्सियाती उलझनों का शिकार मौलवी हजरात को हमने कभी नहीं देखा। मौलवी या होगा तो परसेंटेज इंतहाई कम होगी। ना मौलवी हजरात डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ना एंजाइटी का शिकार होते हैं, ना OCD का शिकार होते हैं, ना शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, और ना ही मौलवी हजरात सुसाइड का शिकार होते हैं और सुसाइड करते हैं। ये एक अजीब बात है, लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस बात के साथ मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूँ।